एक खजाना जो पिछले 200 सालों से किसी ने नहीं छुआ। क्योंकि जो गया कभी लौटा ही नहीं। आज फिर कोई उस खजाने की तलाश में निकला है। तो कहानी की शुरुआत एक शक्तिशाली साम्राज्य से होती है जो हाल ही में एक बड़े युद्ध में पराजित हो चुका है। दुश्मनों से बचाने के लिए राजा अपने खजाने को एक विशाल समुद्री जहाज में लदवा कर सुरक्षित स्थान पर छिपाने के लिए भेजता है। उन्हें डर है कि अगर यह सोना हाथ से निकल गया तो पूरा साम्राज्य पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। कुछ समय बाद हमें समुद्र में एक और जहाज दिखाया जाता है जिसमें कई कैदी सवार थे। इनकी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि इन्हें समुद्र के बीच में छोड़ दिया गया है ताकि यह भूख प्यास से तड़फ कर दम तोड़ दें। धीरे धीरे सभी ने अपने जीवन की आशा भी छोड़ दी है। लेकिन तभी अचानक एक विशाल समुद्री जहाज वहां आ जाता है। इस जहाज की कप्तान एक निडर और समझदार लड़की होती है। जब वह इन कैदियों को इस हालत में देखती है तो उसे उन पर दया आ जाती है। उनकी हालत देखकर वह फैसला करती है कि उन्हें मरने के लिए छोड़ना सही नहीं होगा। इसलिए वह अपने जहाज के दल को आदेश देती है कि उन सभी को बचाकर उनके जहाज पर ले आया जाए। अब इन सभी को इस जहाज पर आए हुए 3 महीने बीत चुके थे। पहले जो कैदी थे अब वो इस जहाज के माहौल में घुलने मिलने लगे थे। लेकिन एक दिन ये सब मिलकर जहाज की कप्तान के पास जाते हैं और एक चुकाने वाला खुलासा करते हैं। ये सभी समुद्री लुटेरे थे यानी पायरेट। यह सुनकर कप्तान थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, हम सिर्फ जापानी जहाजों को निशाना बनाते हैं। कैदियों के सरदार को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। वह जवाब देता है, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। असली पायरेट किसी एक को नहीं बल्कि हर जहाज को लूटते हैं। तभी इनकी नजर समुद्र में एक जहाज पर पड़ती है। वो एक जापानी जहाज होता है। इसे देखकर सभी लुटेरे जोश में आ जाते हैं। तलवार गर्व से कहता है, मैं बेहतरीन तलवारबाज हूँ, इस जहाज को लूटने मैं जाऊंगा। कप्तान उसकी बात सुनती है और खुद भी इस मिशन में शामिल होने का फैसला करती है। दोनों अपने हथियार उठाते हैं और जापानी जहाज की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही वे जहाज पर चढ़ते हैं वहां मौजूद जापानी सैनिकों से इनकी भिड़ंत हो जाती है। दोनों ही शानदार तलवारबाज होते हैं इसलिए दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। धीरे धीरे पूरा जहाज इनके कब्जे में आ जाता है। लेकिन तभी कप्तान का एक आदमी अंदर से भागता हुआ आता है और चौंकाने वाली खबर देता है, इस जहाज में ना तो कोई खजाना है ना ही खाने पीने का कोई सामान। यह सुनते ही सभी लुटेरे निराश हो जाते हैं। जिस जहाज को देखकर वो इतनी उम्मीद लगा चुके थे उसमें कुछ भी नहीं निकला। तभी कप्तान गंभीर आवाज में पूछती है, तुम इतना बड़ा जहाज लेकर इतने सारे लोगों के साथ बिना खाने पीने के समुद्र में क्या कर रहे थे? इस जहाज पर मौजूद एक बच्चा कांपते हुए आगे आता है और बताता है, हम खजाने की तलाश में निकले थे लेकिन रास्ता भटक गए और हम 3 महीनों से समुद्र में ही भटक रहे हैं और हमारा सारा राशन खत्म हो चुका है। खजाने की बात सुनते ही कप्तान और लुटेरों के सरदार की आंखों में लालच छलकने लगता है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। अब उनका मकसद साफ हो चुका था, उन्हें ये खजाना चाहिए। कप्तान आदेश देती है, जहाज के लोगों से खजाने का नक्शा लिया जाए। नक्शा हाथों में आते ही वे लोग बिना समय गवाए अपने जहाज पर लौट जाते हैं। लुटेरों का सरदार नक्शे को देखते हुए कहता है, अगर यह खजाना हमें मिल गया तो हम दुनिया के सबसे अमीर लुटेरे बन जाएंगे। कप्तान भी जोश में कहती है, हमें किसी भी हालत में इसे ढूंढना होगा। इसके बाद पूरा दल नक्शे को फॉलो करता है और कुछ ही समय बाद वे समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। सामने एक रहस्यमय आइलैंड नजर आता है जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं चारों ओर हरियाली देखकर सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी लुटेरों के सरदार की नजर एक विशाल जंगली वेल पर पड़ती है। सभी भूख से परेशान थे इसलिए वह फैसला करता है कि इस वेल का शिकार किया जाएगा। अपनी बहादुरी दिखाने के लिए वह अकेला ही वेल को मारने के इरादे से आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह एक सक्रिय सुरंग में घुसता है अचानक और जंगली वेल पीछे से आ जाते हैं। वे उसे अपने सींग पर उठाकर ऊंची पहाड़ी की चट्टान से नीचे फेंक देते हैं। यह देखकर बाकी सभी लुटेरे दहशत में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका सरदार अब इस दुनिया में नहीं रहा। लुटेरों का सरदार मौत के मुंह में जाने ही वाला था लेकिन किस्मत उसके साथ थी। गिरते वक्त उसका हाथ एक पेड़ की मोटी डाल पर लग जाता है जिससे वह लटक जाता है। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। जमीन में आधा गड़ा
हुआ एक चमकता हुआ हाथी का दांत। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन यह सोच कर कि शायद यह किसी काम आ सकता है, वह उसे निकाल लेता है और किसी तरह पहाड़ी के ऊपर वापस आ जाता है। जब वह शिव की कप्तान के सामने हाथी दांत रखता है तो उसकी नजर इस पर उकेरे गए अजीबोगरीब निशानों पर पड़ती है। वह गौर से देखती है और अचानक चौंक जाती है। ये वही निशान थे जो नक्शे के आगे हिस्से में होने चाहिए थे। वह मुस्कुराती है और कहती है, अब हमें पता चल गया है कि आगे का रास्ता क्या है। इसके बाद पूरे दल को इकट्ठा करके ऐलान करती है, मैं इस जहाज की कैप्टन हूँ और मैं खजाने की खोज के लिए जा रही हूँ। जो मेरे साथ आना चाहता है वह आ सकता है। लुटेरों का सरदार यह सब देखकर गुस्से में आ जाता है। वह नहीं चाहता कि उसके आदमी कप्तान का साथ दें, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उसके सभी साथी अब कप्तान पर भरोसा करने लगे थे, इसलिए वे बिना सोचे समझे उसकी बात मानते हैं और नाव में बैठकर आइलैंड से रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर में पूरा दल वहां से निकल जाता है और लुटेरों का सरदार अकेला रह जाता है। कप्तान जहाज पर पहुंचने के बाद भी उसका इंतजार करती है, लेकिन वह पूरी रात नहीं आता। तभी अचानक उसका सबसे वफादार आदमी उसके पास आता है और चिंतित स्वर में कहता है, कप्तान वह हाथी दांत चोरी हो गया। यह सुनते ही कप्तान का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि लुटेरों का सरदार ही है। बिना कोई समय गवाए वह अपने कुछ साथियों के साथ वापस आइलैंड पर जाती है और उसे खोज निकालती है। जैसे ही वह उसके सामने पहुंचती है, बिना कुछ कहे एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ देती है। वह गुस्से से चिल्लाती है, हाथी दांत कहाँ है, फौरन वापस दो। लेकिन लुटेरों के सरदार को लगता है कि कप्तान उससे प्यार करती है, इसलिए उससे मिलने आई है और वह धीरे से कहता है, मेरे पास कोई हाथी दांत नहीं है। दरअसल लुटेरों का सरदार सच कह रहा था, हाथी दांत उसके पास नहीं था। दरअसल उन्हीं में से एक साथी ने इसे चुरा लिया था। वह चुपके से इस शहर की ओर भाग गया ताकि वहां जाकर इसे ऊंचे दाम पर बेच सके। जब कप्तान और बाकी लोग इस सच्चाई को समझते हैं तो वे तेजी से उसका पीछा करते हैं और शहर की ओर बढ़ते हैं। शहर में वह व्यक्ति हाथी दांत को एक व्यापारी को बेचने ही वाला होता है कि तभी कप्तान और लुटेरों का सरदार अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। उसे घेर लिया जाता है। उसके पास कोई चारा नहीं बचता। मजबूर होकर वह हाथी दांत लुटा देता है और इस तरह यह अनमोल वस्तु फिर से उनके पास आ जाती है। वहीं दूसरी ओर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक विशाल साम्राज्य का राजा अपने महल में बैठा होता है जब उसका जनरल उसके पास आता है और धीरे से कहता है, महाराज मुझे पता है कि वह खजाना कहाँ छुपाया गया था। राजा तुरंत चौकन्ना हो जाता है और उत्साह से पूछता है, तुम्हें यह कैसे पता? जिस व्यक्ति ने यह खजाना छुपाया था उसकी पत्नी ने यह राज मुझे बताया है। अब राजा का लालच बढ़ जाता है। वह किसी भी हालत में यह खजाना हासिल करना चाहता था, इसलिए वह अपनी सेना को इकट्ठा करता है और खुद भी खजाने की खोज में निकल पड़ता है। वापस कप्तान और लुटेरों की टोली की बात करें तो उनके पास अब भी हाथी दांत था। वे ध्यान से देखते हैं कि इस पर कुछ रहस्यमय निशान खुदे थे। वे तुरंत इसे कागज पर उकेल कर उसकी नकल बना लेते हैं, लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। तभी लुटेरों का सरदार आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे पता है कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जा सकता हूँ। कप्तान उसकी ओर देखती है और बिना कोई सवाल किए सहमति में सिर हिला देती है। अब उनका अगला सफर शुरू होने वाला था। वे सभी तुरंत अपने जहाज पर सवार होते हैं और समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उन्हें कहां ले जाएगा और उनके रास्ते में कितने खतरनाक दुश्मन पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जब समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुके थे तो लुटेरों का सरदार एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहता है, आगे का रास्ता हमें पानी के अंदर से तय करना होगा, जहाँ पर एक नदी समुद्र के नीचे बहती है। यह सुनते ही कुछ लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। तभी कप्तान कहती है, दिक्कत यह है कि हमें नहीं पता कि वह नदी कितनी लंबी है, इसलिए हमारी जान भी जा सकती है। इस वजह से वह शुगर के थैले से ऑक्सीजन मास्क बनाकर सबको दे देती है। जब सभी लोग नदी के पास पहुंचते हैं तो उनकी नाव डूब ना जाए, इसलिए वह पानी में सबको कूदने के लिए कहती है। कप्तान बिना किसी झिझक के गहरे समंदर में कूद जाती है। उसे देखते ही बाकी सभी लोग उसका अनुसरण करते हैं और पानी में छलांग लगा देते हैं। नीचे समुद्र की गहराइयों में एक अंधेरी सुरंग थी। वे सभी एक एक करके उसमें प्रवेश करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ ही देर बाद वे खुद को एक रहस्यमय जगह पर पाते हैं। यह बहुत पुरानी गुफा होती है जहाँ पर आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सब लोग परेशान हो जाते हैं और कप्तान से आगे का रास्ता पूछते हैं। यह सुनकर कप्तान की टीम का एक सदस्य नाराज हो जाता है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उसकी कप्तान का मजाक उड़ाए। बिना कोई चेतावनी
दिए वह लुटेरों के सरदार पर हमला कर देता है, लेकिन सरदार कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह तुरंत पलटवार करता है और उस आदमी को पकड़कर जोर से पास के बड़े पत्थर पर पटक देता है। पत्थर टूटते ही उन्हें आगे का रास्ता मिल जाता है जो उससे ढका हुआ था, जिस पर लुटेरों का सरदार कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि इसके पीछे रास्ता छुपा है। दरअसल यह छुपा हुआ रास्ता ही असली खजाने तक पहुंचने का संकेत था। अब वे सभी मसाले जलाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने चांदी से भरा एक कमरा आ जाता है। चांदी के सिक्कों और गहने चारों ओर बिखरे हुए थे। कप्तान की टीम के कुछ लोग खुशी से चिल्लाते हैं, आखिरकार हम लोगों ने खजाना ढूंढ लिया। लेकिन लुटेरों का सरदार मुस्कुराता नहीं, वह सब कुछ ध्यान से देखता है और धीरे से कहता है, यह असली खजाना नहीं है, इसे यहाँ सिर्फ हमें धोखा देने के लिए छोड़ा गया है। सभी आश्चर्य से उसकी ओर देखते हैं। तभी उसकी नजर एक पुराने झंडे पर पड़ती है। झंडे पर ड्रैगन की आकृति बनी हुई थी। वह गौर से देखता है और फिर कहता है, यह कोई साधारण ड्रैगन नहीं है, यह असली खजाने की ओर इशारा कर रहा है। वह झंडे की दिशा में कुछ और देखने ही वाला होता है कि अचानक एक जोरदार धमाका होता है। गुफा में जमीन हिलने लगती है और दीवारों से मिट्टी गिरती है। सभी घबरा कर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी गुफा के प्रवेश द्वार पर कई सैनिकों की परछाइयां नजर आती है। दरअसल वह पहले से ही इस जगह के बारे में जानता था और खजाने पर कब्जा करने के लिए सही मौके की तलाश में था। अब दोनों पक्ष आमने सामने थे। खजाने की असली दौड़ अब शुरू होने वाली थी। राजा का जनरल जैसे ही लुटेरों के सरदार को देखता है, उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल उठती है। ये दोनों सिर्फ आम दुश्मन नहीं थे, बल्कि पुरानी दुश्मनी की आग में झुलसे हुए थे। बिना एक भी शब्द कहे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। गुफा में तलवारों की टकरार गूंज उठती है। जनरल और लुटेरों का सरदार एक दूसरे से जबरदस्त तरीके से लड़ते हैं। हर वार के साथ उनकी नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है। अचानक लुटेरों का सरदार चांदी से भरे एक भारी बंदूक को रस्सी से अपनी कमर पर बांध लेता है और बिना सोचे समझे समुद्र में छलांग लगा देता है। जैसे ही वह पानी में समा जाता है, चांदी का वजन उसे समुद्र की गहराइयों में खींचने लगता है। वह सांस लेने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन तभी शिव की कैप्टन वहां पहुंच जाती है। वह बिना वक्त गवाए उसे बचाने की कोशिश करती है। कप्तान बड़ी मुश्किल से उसकी रस्सियां खोल देती है, लेकिन अब वह खुद भी डूबने लगती है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक पानी के नीचे एक विशालकाय परछाई नजर आती है। एक विशाल बहेल उनके पीछे आ चुकी थी। देखते ही देखते वह अपना जबड़ा खोलती है और दोनों को एक ही झटके में निगल जाती है। इसके बाद वह उन्हें समुद्र में ले जाने लगती है। जहाज की रस्सी भी बहेल अपने मुंह में जकड़ लेती है, जिससे जहाज पूरा पलटने वाला होता है। तभी रस्सी टूट जाती है और सभी लोगों को लगता है कि दोनों कैप्टन मारे गए। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और अगले ही पल बहेल के पेट में एक तेज विस्फोट होता है। उसका पेट फट जाता है और शिव की कैप्टन और लुटेरों का सरदार अपने जहाज पर आकर गिरते हैं। उस झंडे पर एक रहस्यमय ड्रैगन बना हुआ था। वह उसे गौर से देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि वह समझ जाता है यहाँ असली खजाने तक पहुँचने का रास्ता है। अब दोनों पक्षों की नजरें एक ही लक्ष्य पर थी। इस पर कैप्टन और लुटेरों का सरदार परेशान थे, क्योंकि अब उनके पास खजाने का नक्शा नहीं था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आगे का रास्ता क्या है। तभी उनका एक बंदी, जो पहले हाथी दांत चोरी कर चुका था, धीरे से मुस्कुराता है, तुम लोग जिस ड्रैगन की बात कर रहे हो, मुझे पता है कि वह रास्ता कहाँ है। कप्तान और सरदार उसकी तरफ देखते हैं। वह आगे बोलता है, वह जगह बहुत खतरनाक है, वहाँ हर वक्त बिजली चमकती रहती है और जिंदा लौटना नामुमकिन है। जिसे सुनकर एक गहरी खामोशी छा जाती है। अब सवाल यह था कि क्या वे इस खतरनाक रास्ते पर जाने के लिए तैयार थे। यह शख्स बचपन से ही समुद्र का वाशिंदा था, एक ऐसा समुद्री लुटेरा जिसने लगभग हर महासागर और टापू को अपनी आंखों से देखा है। इसी वजह से उसे उन जगहों के रास्ते का भी अच्छा खासा ज्ञान है। जब जहाज का दल उसे खजाने के ठिकाने का रास्ता पूछता है, तो वह बिना किसी जल्दबाजी के एक शर्त रख देता है। वह कहता है, मैं तुम्हें रास्ता तभी बताऊंगा अगर तुम मुझे इसका नया कैप्टन बना दोगे। यह सुनकर मौजूदा कैप्टन का गुस्से से खून खोल उठता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि उसे यह शर्त माननी ही पड़ती है। अब यह नया कैप्टन बन चुका है और जहाज के पूरे दल को आदेश देता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। वहीं पुरानी कैप्टन को अपमानित करते हुए रसोई में भेज दिया जाता है और उसे खाने बनाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। लेकिन जैसे ही वह खाना बनाती है, सबके चेहरे उतर जाते हैं। खाना इतना खराब होता है कि उसे कोई छूने तक को तैयार नहीं होता। हालांकि जहाज के लुटेरों का सरदार उसके खाने की जमकर तारीफ करता है। असल में वह इस लड़की को दिल दे बैठा था, लेकिन यह बात किसी को नहीं पता था। कई दिनों
दिनों के सफर के बाद जहाज आखिरकार उस रहस्यमय जगह पर पहुंचती है जहां खजाना छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ का माहौल कुछ अजीब होता है। आसमान में घनघोर काले बादल छाए होते हैं और हर कुछ मिनटों में बिजली कड़क रही होती है। अचानक एक तेज बिजली जहाज के डेक पर गिरती है, जिससे पूरा दल दहशत में आ जाता है। लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं होते। तूफान के बावजूद जहाज आगे बढ़ता रहता है। इसी बीच उनके पीछे पीछे जनरल भी अपने जहाज के साथ पहुंच चुका है। उसे पहले से अंदाजा था कि इस जगह पर लगातार बिजलियां गिरेंगी, इसलिए उसने अपने जहाज के चारों ओर कई बड़े पतंग बांध रखे होते हैं ताकि बिजली उन पर गिरे और उसका जहाज सुरक्षित रहे। अब दोनों जहाज तूफानी लहरों से जूझते हुए एक रहस्यमय आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। आइलैंड पर कदम रखते ही उनका सामना एक विशाल पहाड़ से होता है, जिसकी चोटी पर घने काले बादल मंडरा रहे होते हैं। बिजलियां लगातार उसी पहाड़ पर गिर रही होती है। सभी तुरंत समझ जाते हैं कि खजाना यहीं छुपा हुआ है। लेकिन इसी दौरान टीम दो हिस्सों में बंट जाती है। पुरानी कैप्टन और लुटेरों का सरदार एक और होते हैं, जबकि बाकी दूसरी दिशा में चली जाती है। लुटेरों का सरदार पुरानी कैप्टन से कहता है, तुम यही रहो, मैं जाकर देखता हूँ, और बिना किसी प्रवाह के वह पहाड़ की ओर बढ़ जाता है। दूसरी तरफ नए कैप्टन की हरकतें बाकी दल को परेशान करने लगती हैं। वह अजीब अजीब से आदेश देता है, जिससे सब थक कर चूर हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सभी उसके खिलाफ हो जाते हैं। उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जान बचाने के लिए नया कैप्टन दौड़ता है और एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। उसी वक्त उसके सामने अचानक एक पेंगुइन आ जाता है, लेकिन ये कोई साधारण पेंगुइन नहीं था। इसके मुंह में एक चमकता हुआ सोने का टुकड़ा दबा हुआ था। नया कैप्टन झट से अपने साथियों को बुलाता है, लेकिन जब तक कोई वहां पहुंचता तब तक पेंगुइन गायब हो चुका था। सबको लगता है नया कैप्टन झूठ बोल रहा है और उन्हें बेवकूफ बना रहा है। गुस्से में आकर वे उसे समुद्र में फेंकने ही वाले होते हैं कि तभी पेंगुइन उनके पीछे आ जाता है और इस बार भी उसके मुंह में सोने का टुकड़ा होता है। यह देखकर सभी का गुस्सा खुशी में बदल जाता है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि खजाना इसी आइलैंड पर छुपा है। इसी बीच लुटेरों का सरदार पहाड़ पर चढ़ चुका होता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि जनरल पहले ही वहां मौजूद है। उसके साथ उसके कई सैनिक भी होते हैं। हालांकि बार बार गिरने वाली बिजलियों के कारण उसके बहुत से लोग मारे जा चुके होते हैं। जनरल तुरंत ध्यान देता है कि पहाड़ पर एक ऐसी जगह भी है जहां अब तक बिजली नहीं गिरी। उसे कुछ शक होता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उस स्थान की खुदाई की जाए। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक पुराना संदूक निकल आता है। जनरल जैसे ही संदूक खोलता है, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती है, क्योंकि अंदर रखा होता है एक रहस्यमय ड्रैगन का मुखौटा। लुटेरों का सरदार छिपकर पूरे घटनाक्रम को देख रहा था, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा देर तक छिप नहीं पाई। जनरल के सैनिकों ने उसे देख लिया और तुरंत उस पर हमला कर दिया, लेकिन गिरते हुए भी वह अपनी चालाकी दिखाता है और किसी तरह ड्रैगन का रहस्यमय मुखौटा अपने हाथ में ले लेता है। जनरल गुस्से में उसे घूरता है, लेकिन लुटेरों का सरदार मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हें यह मुखौटा चाहिए जिससे खजाने तक पहुंचने का रास्ता पता चलेगा, तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। जनरल इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तलवारें टकराती हैं, चिंगारियां उड़ती हैं और दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। इसी दौरान दूसरी ओर शिप की पुरानी कैप्टन अपने जहाज को बचाने की कोशिश कर रही होती है। जनरल के लोगों ने उसके जहाज पर हमला कर दिया था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। अपनी पूरी ताकत से वह दुश्मनों का मुकाबला कर रही थी। वहीं नए कैप्टन की एक अलग ही योजना होती है। वह पेंगुइन के पैर में रस्सी बांध देता है और जैसे ही पेंगुइन पानी में कूदता है, वह भी रस्सी को पकड़कर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इसी बीच लुटेरों का सरदार और जनरल की लड़ाई अपने चरम पर होती है। दोनों किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन तभी लड़ाई के दौरान ड्रैगन का मुखौटा लुटेरों के सरदार के हाथ से छूट जाता है और चट्टान से फिसलकर सीधे समुद्र में गिर जाता है, जहां नया कैप्टन पहले से मौजूद होता है। नए कैप्टन तुरंत मुखौटे को उठा लेता है। जब वह उसे ध्यान से देखता है तो उसे एक खास निशान दिखाई देता है। वह चारों तरफ नजर दौड़ाता है और देखता है कि एक चट्टान ठीक वैसे ही बनी हुई है जैसा मुखौटे पर उकेरा गया था। वहां पर एक गुफा थी। वह समझ जाता है असली खजाना उसी गुफा के अंदर छुपा हुआ है। नया कैप्टन गुफा के अंदर पहुंचता है और वहां उसे एक पुराना जहाज दिखाई देता है, वही जहाज जिसमें खजाना छिपाया गया था। यह जहाज कई सालों से वहां मौजूद था और अब इसे पाने का समय आ चुका था। वह जहाज को बाहर निकालता है और जब उसके साथी इसे देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन अब एक नई समस्या थी। उनका पुराना जहाज बुरी तरह से तबाह हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, खजाने से भरे नए जहाज को
अपना बनाना। तभी समुद्र के नीचे एक हलचल होती है और हम देखते हैं कि बहुत ही भयानक तरीके से समुद्र के नीचे से लावा उभरने लगता है, जिसमें एक बेहद खतरनाक भंवर बनता है। उनका जहाज उसमें समाने वाला था, लेकिन कैप्टन बहुत ही बहादुरी से सबको बचा लेती है। ऊपर पहाड़ पर लड़ाई अब अपने अंतिम मोड़ पर थी। लुटेरों का सरदार और जनरल एक दूसरे की जान लेने को उतारित थे, लेकिन तभी लुटेरों का सरदार अपनी तलवार को हवा में उछाल देता है। उसी वक्त बिजली कड़कती है और तलवार पर गिरती है। बिजली की ताकत से तलवार जल उठती है और तेजी से जनरल की ओर बढ़ती है। इससे पहले कि जनरल कुछ समझ पाता, तलवार सीधे उसके आर पार हो जाती है। जनरल की कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। उसके बाद लुटेरों का सरदार, पुरानी कैप्टन और बाकी सभी साथी इस नए जहाज पर चढ़ जाते हैं। अब वे केवल समुद्री लुटेरे नहीं, अब वे सबसे अमीर लुटेरे बन चुके हैं। और यहीं पर ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।